नमस्कार, गुड इवनिंग। बेहद स्वागत करता हूं मित्रों। आइए, बहुत प्रतीक्षित जो आप सभी का इंतजार है कि भाई बीपीएससी का एग्जाम हुआ और उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए, कौन कौन से प्रश्न आए, उन प्रश्नों का स्तर क्या था, सटीक उत्तर क्या होगा, इसके अलावा क्या मेरिट जा सकती है, ये सारी चीजें लेकर के एक साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का स्वागत है। फटाफट आइए, जल्दी से जुड़िए, शेयर भी करिए और अधिकतम लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है बच्चों की दूर होनी चाहिए। सारे बच्चों की कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि वास्तविक रूप से क्या था। तो बीपीएससी जो 9 to 10th एग्जाम आयोजित हुआ एसएसटी का, एसएसटी में उसमें इतिहास के जो प्रश्न है बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी को पता ही है कि भाई एसएसटी जो विषय है, एसएसटी विषय, इसके 4 सेगमेंट हैं, है ना, और 4 में से 2 करना अनिवार्य है। तो जिस कारण से प्रश्नों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है, प्रश्नों की टोटल संख्या अगर यहां हम आपसे शेयर करें तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो हो जाएगी, है ना, 70 प्लस 40 प्लस 40, तो कितनी हो गई 150, जिसमें 70 प्रश्न में आपका भाषा और जीएस सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए और इसे जानिए, समझिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की भी जिम्मेदारी आप सभी की है, क्योंकि जितने अधिक से अधिक लोग इस पे जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप सभी को लाभ होगा। तो सबसे पहले आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और हमारे साथ यदि आप कभी भी जुड़ना चाहते हैं तो 9628959237, हम आपको याद हो यदि तो हमने इसका एक वर्ड हिस्ट्री का मैंने आप सभी को इसमें एक प्रश्न कराया था, सीरीज कराई थी, उसी से काफी प्रश्न, उसी से कई प्रश्नों का इसमें मैंने देखा है, संबंध इसका रहा है कई प्रश्नों से। तो चलिए शुरू किया जाए, है ना। शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए ये कैसे बीपीएससी के प्रश्न आए, क्या इसका स्टैंडर्ड था, है ना, कैसे इसने एनसीईआरटी को कुछ पकड़ा, लेकिन ज्यादातर वही पैटर्न था जो विभिन्न एग्जामों में आता है। हालांकि थोड़ा सा स्तर बेहतर करने का प्रयास किया है हाई स्कूल लेवल के प्रश्न के कारण। तो हमारा जो सेगमेंट है जनरली आपको पता ही है कि भाई 4 सेगमेंट इसमें रहते हैं, हाँ, 4 सेगमेंट, हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इसमें प्रत्येक सेगमेंट में 40 क्वेश्चंस आए थे। तो इन प्रश्नों के स्तर को आप देखिए और आप सभी इनका स्वयं भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये भावी परीक्षा में आपके लिए फायदेमंद हो सकता, भावी परीक्षा में आपके लिए कहीं ना कहीं से ये इंपॉर्टेंस रखता है ना, ये फायदेमंद हो सकता। आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। 1826 में हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया? बहुत बार सीधा सीधा पढ़ाया हूं, चार्ल्स मैसन ने। तो किसने किया है उल्लेख? चार्ल्स मैसन ने। आपको पता ही करा 1826 में लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान चार्ल्स मैसन ने यहां एक टीले का उल्लेख किया है। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी काम किया, लेकिन सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। आइए, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कूड़े
लकड़ी को कुरेद कर नाली बनानी। मैंने स्पष्ट रूप से क्या पढ़ाया था? लकड़ी की बनी हुई नालियां, लकड़ी की नालियां। तो किस स्थल से लकड़ी की नालियां मिली, इसे जवाब देना होगा। लोथल से, कालीबंगा से, रोपड़ से, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब बीपीएससी में एक ऑप्शन और बढ़ा के दे देता, बीपीएससी में एक ऑप्शन और बढ़ा के काम करता। ठीक है, तो चलिए यार, ये बच्चे जो है उनको लगता है कि सब ऐसे हवा हवाई है, ऐसा नहीं है। जुड़िए और ये लाभ देगा एग्जाम में। कालीबंगा, कालीबंगा कहां है? राजस्थान। राजस्थान में है ना, ये स्थल प्राप्त हुआ है, जो प्राग सिंधु और सिंधु दोनों स्थल है। तो इसका विस्तृत विश्लेषण समझिए कैसे प्रश्न होगा। और ये पढ़ाया हूं, डायरेक्ट पढ़ाया हूं, डायरेक्ट पढ़ाए हुई चीजों से सीधे आंसर है, सीधे पढ़ाए गए नोट से खोज लेना जाकर। किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में जाना जाता? सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, एक में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सेंड्रोकोटस हो या एंड्रोकोप्टस हो, है ना, अथवा एंड्रोकोप्टस हो, एंड्रोकोप्टस। तो सारे नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके नाम है बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। जवाब दो, जितने लोग देख रहे हो जवाब दो। मिथिलेश डटी हुई है भाई, और सारे जो भी लोग देख रहे हैं हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, डर जाते हैं। जैसे बच्चों की हिम्मत ही सूख जाती है कि अरे जवाब दे दें, कहीं गलत हो गया तो हमारी गर्दन कट जाए। अरे भाई कुछ नहीं यार, जवाब सभी को देना चाहिए, है ना। सही होगा वेरी नाइस, नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं, सीखोगे यहां से। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला नेक्स्ट। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? शासन के किस वर्ष? 9वीं वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बोध गया अशोक कब गया? किस समय अशोक बोध गया था? इस बात का जवाब आप सभी को देना होगा, है? किस वर्ष गया था बोध गया की यात्रा? क्योंकि बुद्ध जी ने यहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया क्यों मशहूर है? महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल, है ना। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई, पुनपुन या निरंजना। तो चलिए 10वें वर्ष, किस वर्ष गया था? 10वें वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में अशोक तिरत्न में विश्वास प्रकट करता है ना। तिरत्न में सम्यक क्यों तिरत्नों में कहां विश्वास करता? धम्मम, संघम, है ना, और बुद्धम। बौद्धों का तिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। तिरत्न जैनियों में भी है, लेकिन बौद्धों का तिरत्न बुद्धम, धम्मम और संघम, ये बौद्धों का तिरत्न है। वहीं जैनियों का तिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। क्लियर है भाई? है या नहीं क्लियर? बताओ जी। चलिए चलिए, चलो बिल्कुल जवाब दीजिए। तो भाब्रू, ये भानु नहीं बल्कि भाब्रू बैराट, जयपुर के पास है ये बैराट, वहीं पर इसकी जानकारी हुई थी। आगे देखिए, मौर्य काल में वार्ता क्या थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अधिकारी भ्रमण, पशुपालन, कृषि कार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। वार्ता क्या है? वार्ता क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बनाया, बहुत अच्छा प्रश्न। मिथिलेश तो जंग लड़ रही भाई, और सभी गायब हैं इसमें। देख इतने लोग रहे हैं, जवाब किसी का नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी कौम आ गई पढ़ने वाली,
कितना डरती है, समझ में नहीं आता। तो देखो भैया, इसमें डी होगा। क्यों होगा? वार्ता का संयुक्त मतलब है ना। संयुक्त रूप से वार्ता किसे कहते मौर्य काल में, है ना? क्या है ना? कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य। किसी पशुपालन एवं वाणिज्य को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वार्ता। तो एक से अधिक हुआ ना, ये दोनों है इसमें, कृषि और पशुपालन, तो इसीलिए डी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बीपीएससी बोर्डों में जो लोक सेवा आयोग है वहां का इस प्रकार का 5वां ऑप्शन भी रखता है। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या थी? व्यापार और वाणिज्य, पशुपालन और किसी दास प्रथा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। रूपा जीवा क्या है? रूपा जीवा क्या है? बोलो भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। रूपा जीवा किसे कहते हैं? रूपा जीवा जो है ना वेश्यावृत्ति करती हुई महिलाएं थी, वेश्यावृत्ति, है ना, जो इसमें से कोई नहीं, अर्थात ई आंसर होगा। क्या होगा? ई। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता? 7, 8, 9 या एक से अधिक अथवा इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने दास के कितने प्रकार बताए? देखिए, कुछ नहीं, नारद ने अलग अलग बताया, कौटिल्य ने अलग बताया। हर ग्रंथ आप जैसा पढ़ेंगे उस प्रकार का उल्लेख इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए? 9 प्रकार के। मेगस्थनीज ने 7 जातियां बताई थी। मेगस्थनीज ने 7 प्रकार की जातियां बताई थी। 7 प्रकार की जाति भारतीय समाज में जातियां थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। चलिए आगे देखिए। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है? भूराजस्व, धर्म से, न्याय से या इनमें से एक से अधिक अथवा इसमें से कोई नहीं। संग्रहण का कार्य क्या है? संग्रहण किस बात का संग्रहण है? संग्रहण किस बात का है? संग्रहण बताइए। संग्रहण का कार्य क्या है? संग्रहण किस क्षेत्र से रिलेटेड है? अरे भाई, संग्रहण भूराजस्व क्षेत्र से है। आंसर इसमें गलत आया है आयोग का। ठीक है, आयोग ने न्याय आंसर दिया है, ये नहीं होगा। संग्रहण भू राजस्व से है। किससे है? भू राजस्व से। आगे देखिए, आगे देखिएगा। इसमें किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? 10वीं से 14वीं, 13वीं से 15वीं, 14वीं से 16वीं या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पुनर्जागरण काल विश्व इतिहास आ गया, विश्व इतिहास आ गया। तो भाई इतने लोग देख रहे हो यार, जवाब भी दो, जवाब भी कोशिश करो दो भाई। एक ही ने मोर्चा संभाल रखा है, बाकी सभी डर गए हो। जवाब दो फटाफट। तो पुनर्जागरण काल ये क्या है? कहां से शुरू हुआ था? पुनर्जागरण शुरू हुआ था इटली, इटली के फ्लोरेंस नगर से। फ्लोरेंस, ये तुम्हारे एग्जाम में भी काम आएगा, कम से कम केवीएस एनवीएस वगैरह में, केवीएस एनवीएस वगैरह में इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। एमआरएस का भी जो परीक्षा देता है उसको, उसमें भी आ सकता है। तो दोस्तों 14वीं से 16वीं सेंचुरी पुनर्जागरण का काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो क्या था? माइकल एंजेलो धर्म सुधारक, तानाशाह, चित्रकार या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माइकल एंजेलो ने पिएटा नामक बड़ी जबरदस्त मूर्ति बनाई थी। पिएटा, पिएटा नामक एक बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई, डेविड की मूर्ति बनाई थी माइकल एंजेलो। और सिस्टाइन चैपल पर भी कार्य इसने किया था। तो माइकल एंजेलो एक बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार भी था। क्योंकि मूर्तिकार ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे?
चित्रकार वाला ऑप्शन इसमें फीड करेंगे, है ना? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। विश्व इतिहास से रिलेटेड है। ऐसे प्रश्न कहां से हैं? विश्व इतिहास से। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? अवंती, भंड, सिंहनाद या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन है। बताइए हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? अरे भाई, हर्ष को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, उसका सेना गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भंडी की। भंडी, ये बहुत ही हर्ष का सदैव सहयोग किया था। एक एक क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए नोट्स के हैं, मिला लेना। जिन्होंने हमसे पढ़ा है, जिन्होंने हमसे इतिहास पढ़ा है, मिला लेंगे, एक एक डेटा उनके पास प्राप्त होगा। भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? माधव हो, सरभ केतु, हंसवेग या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ये भी प्रश्न पढ़ाया हूं, ये भी प्रश्न डायरेक्ट पढ़ाया हुआ हूं। चलिए बताइए। हंसवेग नामक दूत भेजा था। कौन सा भेजा था? हंसवेग। क्या आंसर दिया आप लोगों ने? क्या आंसर दे रहे हैं आप सभी? बोलो भाई। चलो बहुत बढ़िया, सी आंसर, वेरी नाइस। आगे बढ़िए। हर्ष के काल में, देखो हर्ष से तीसरा प्रश्न, माने हर्षवर्धन से तीसरा प्रश्न। हर्ष से बड़ा लगाव रखता था पेपर बनाने वाला। हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चार्ट एवं भाट कहलाता था? राजस्व, सैन्य, पुलिस या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न। चार्ट और भाट नामक अधिकारी, चार्ट और एवं भाट नामक अधिकारी कौन से थे हर्ष के काल में? देखो हर्ष से रिलेटेड इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है बना, लेकिन सबसे बड़ी चीज हर्ष से ही तीसरा प्रश्न है। पुलिस अधिकारी चार्ट एवं भाट कहलाता था। बहुत बढ़िया, शानदार। मिद्रेश सिंह जी। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जीता? द्रविड़ प्रदेश माने ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य, कृष्णा एवं तुंगभद्रा। भाई पूरा इसको समझ लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद माने ये व्याख्या मैं करा रहा हूं जानबूझकर, आंसर की आने के बाद भी इसमें एक प्रश्न हमें सीधा गलत मिल गया, ठीक है? चलिए बताइए, पूरे द्रविड़कम प्रदेश को जीतने वाला कौन है ना? राजराज, विजयालय, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं? इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तमिलकम प्रदेश पूछता, तमिलकम पूछता तो इसमें परांतक हो जाता, क्योंकि द्रविड़कम पूरा द्रविड़ क्षेत्र साउथ इंडिया की बात कर रहा, तो राजराज फर्स्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजराज फर्स्ट। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने, चोलों से दूसरा, सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर बंदी बनाया था और अपने यहां जेल में उठा लाया? यहीं रहते हुए मर गया तंजौर में महेंद्र पंचम। आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो भाई राजराज तो सिर्फ उत्तरी श्रीलंका जीता था ना, उत्तरी श्रीलंका विजित करने वाला राजराज था, है ना? जबकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका जीता था, संपूर्ण श्रीलंका। तो इसी ने राजा को बंदी बनाने, पराजित करने के साथ बंदी बनाया। बाकी राजराज के समय तो भाग गया, राजराज के समय क्या हुआ था? ये भाग गया था। अब इसमें देखो थोड़ा सा इसमें हम टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल ये बात देखते हैं बेटा कि इसमें कह रहा पराजित किया, तो पराजित करने वाला काम तो इसी ने कर दिया, इसी ने और इसने संपूर्ण श्रीलंका जीतते इसको बंदी बनाया। तो क्योंकि पूछ रहा है पराजित किया, तो पहली बार पराजय का काम तो राजराज ने ही कर दिया। अगर पूछता किसने बंदी बनाया
या संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता, तब आंसर आपका राजराज होता। क्योंकि इसमें पहली बार पराजय की बात कर रहा महेंद्र पंचम को, तो महेंद्र पंचम को पहली बार हराने वाला राजराज था। हाँ, महेंद्र पंचम हार गया जब, तो राजधानी छोड़ करके भाग गया दक्षिणी श्रीलंका में। तो इसका सी आंसर ज्यादा बेटर आंसर होगा, सी आंसर अधिक बेस्ट होगा। कॉमन सेंस इसमें लगाने की जरूरत है बेटा, सी आंसर ज्यादा बेटर होगा। फ्लाइंग शटल ये मशीन है ना, और आविष्कार आधुनिकीकरण, भाई पुनर्जागरण के बाद क्या आता है दुनिया में, विश्व में आधुनिकीकरण। तो फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया, आर्कराइट ने, जॉन के ने, अब्राहम डार्बी ने, या एक से अधिक ने, या इनमें से कोई ने। तो फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया था, बताइए जल्दी से। फ्लाइंग शटल जॉन आर्क ने, इसमें जॉन आर्क नहीं, जॉन के, ठीक है। आर्कराइट तो लैंप का किया था आविष्कार, आर्क ने क्या किया था, आर्कराइट ने लैंप का किया था। तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई थी, जो आगे जिससे हवाई जहाज वगैरह जैसी चीजें बन गई। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई, पहली रेलवे दुनिया की, विश्व की प्रथम रेलवे कहां चली थी, विश्व की प्रथम रेल। जबकि भारत में प्रथम रेल तो 1853 में चली, तो ये विश्व की पहली रेल, विश्व की पहली रेल कब चली थी, लिवरपूल और मैनचेस्टर दोनों ब्रिटेन के शहर हैं, तो ये 1829 में कब चली थी, 1829 में। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है, बहुत बढ़िया किताब है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किससे रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक्स से, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। डेविड रिकार्डो, मैकियावेली, एडम स्मिथ, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन बहुत रटी रटाई किताब है, बहुत बार पूछा, सामान्य किताबों में बहुत बार पूछा। गुड, बताइए। तो इसे देखिए, अधिकतम लोगों को जोड़िए, है ना, सारे ग्रुप में डाल दीजिए इसको। तो एडम स्मिथ, निश्चित ये आपके भावी एग्जाम में जो ये पेपर आपको एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा, जो आपको आगे चल के बहुत मजबूत बनाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारी आधी यात्रा कंप्लीट हो गई। टाइड क्या था, टाइड क्या था, हाँ, नमक कर, कृषि कर, धार्मिक कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, क्या है, टाइड्स जो है ये धार्मिक कर, और ये 10% पादरी वर्ग लगा, 10% लगाया जाता था पादरी वर्ग द्वारा, है ना। फ्रांस, है ना, फ्रांस में जो 3 स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग आता था, इसको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए 10% टैक्स लगाने का इसके पास अधिकार था, है ना। तो पादरी वर्ग 10% ये टैक्स लगाता था, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आ जाइए, नेक्स्ट। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा, ये भी विश्व इतिहास से रिलेटेड किताब, ये भी विश्व इतिहास से रिलेटेड किताब, ठीक। किसकी किताब है ये किसकी किताब है, चलिए तो बताना चाह रहे हो। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये रूसो की किताब है, किसकी है, सेकेंड डिस्कोर्स या डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ये किताब किसकी है बेटा, तो आपको आसानी से पता चल जाना चाहिए कि ये किताब किसकी है, ये किताब है रूसो की, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्टा का जन्म हुआ, मृत्यु मत कर देना, कॉर्सिका,
एल्बा, सेंट हेलेना, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें देखिए नेपोलियन से रिलेटेड यह प्रश्न है, तो उसके जन्म से रिलेटेड एक इसका मृत्यु का भी प्रश्न आता है, ध्यान देना, एक इसका मृत्यु का भी प्रश्न पूछता है, किस द्वीप में उसको छोड़ दिया गया अंत में जहां उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान देना, एक प्रश्न ये भी बनता है कि कहां उसकी मृत्यु हो गई, ये भी पूछता है। तो आइए, कोर्सिका द्वीप पर उसका जन्म हुआ था, जन्म कोर्सिका द्वीप पर, मृत्यु उसकी सेंट हेलेना, है ना, मृत्यु का स्थल उसका क्या है, मृत्यु का स्थल सेंट हेलेना में रहा, जहां वहीं पर वह निर्जर द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जन्म उसका कोर्सिको द्वीप पर हुआ था, एल्बा में विस्थापित हुआ। द स्पिरिट ऑफ लॉ, बहुत बढ़िया किताब विश्व इतिहास की, डिड्रो की, रूसो की, मॉन्टेस्क्यू की, या एक से अधिक की, या इनमें से कोई नहीं। द स्पिरिट ऑफ लॉ किताब किसकी है, द स्पिरिट ऑफ लॉ किताब किसकी है बताइए। द स्पिरिट ऑफ लॉ किताब मॉन्टेस्क्यू की है ना, फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू की है, जो फ्रांसीसी क्रांति में बड़ा योगदान दी। अब आइए देखिए, मेडाइवल हिस्ट्री से पढ़, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा, किस मूल्य पर, 50 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, 2 लाख जीतल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश को खरीदा था ऐबक, क्योंकि ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ऐबक अपने मालिक से पहले ही स्वतंत्र हो गया। बोलो भैया, चलिए, शानदार शानदार उपलब्धि रही मिथिलेश जी की, बाकी सब तो डरपोक हैं। तो 1 लाख जीतल, 1 लाख जीतल में खरीदा। ठीक, जीतल क्या थी, चांदी, चांदी की मुद्रा थी। जीतल क्या थी, चांदी की मुद्रा। टका और जीतल, टका जीतल तांबा और चांदी से संबंधित मुद्राएं थी। आइए अगला देखिए, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता हुई, 1287, 1228, 1229, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली इल्तुतमिश को भाई, है कब, किस वर्ष, किस वर्ष, है ना। तो 1229 एडी में बगदाद के खलीफा दिल्ली आए, खुद उसे अपने प्रतिनिधियों द्वारा, खलीफा के प्रतिनिधि दिल्ली आए और 1229 में उसे, है ना, मान पत्र प्रस्तुत किया। ठीक, और देखिए, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकात को बनाया गया, नाइब मुमलिकात, बाराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, या इनमें एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया दरबारी अमीरों की इतनी वैल्यू बढ़ गई, उन्होंने खुद ही नायब का पद गठित कराकर उसे अपने मन पसंदीदा एतबीन को नियुक्त करा दिया, है ना। तो कौन है ये, मुइजुद्दीन बहराम शाह, रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन का पूरा नाम क्या था, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये कौन है, ये रजिया का उत्तराधिकारी था, माने रजिया के बाद इसे ही अमीरों ने कठपुतली सुल्तान बनाया और अपनी इच्छा अनुसार इस पद का गठन करा दिया। ये क्या था, ये सुल्तान का सहायक, इसी पर बाद में बलबन पहुंच गया। चलिए, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया, मैंने बलबन सुल्तान बनने से पूर्व कौन से पद पर था, अमीर शिकार, अमीर हाजिर, खासदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जो उसे पद मिला
उसे कौन सा पद बलबन को मिला? बलबन बहुत महत्वाकांक्षी था, आपको पता ही है। बलबन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, सीढ़ी दर सीढ़ी बनाता हुआ सत्ता प्राप्त किया। तो सबसे पहले वो खासदार बना। सबसे पहले क्या बना? खासदार। और अमीर हाजिर तो बहुत बाद का है, दरबार में बना, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह वगैरह के समय में। तो खासदार के पद पर सबसे पहले वह प्रशासन में आया था। आइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिया? कि भाई पता नहीं बेटे बनवाए कि नहीं, आज के बेटे तो ये बड़े डेंजरस होते हैं, पता नहीं बने कि ना बने। तो कौन अपने जीवन काल में ही बनवा दिया, और इसीलिए उसे मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हाँ, तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही मकबरा शैली का, इसे क्या कहते हैं? जन्मदाता। क्या है ये मकबरा शैली का जन्मदाता इसे ही कहते हैं, क्योंकि इसी ने अपने पुत्र सुल्तान का सबसे पहला मकबरा बनाया था। इसे कहते हैं सुल्तान गढ़ी का मकबरा। क्या कहते हैं? सुल्तान गढ़ी का मकबरा, जो भारत का पहला मकबरा। चलिए, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? गोंडवाना, गुजरात, असीरगढ़, या एक से अधिक, या इनमें से कोई? एक एक प्रश्न, माने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। अच्छा, उसांजय 6 to 8 74 है, 61 है। देखो भाई, 9 to 10 में तो ज्यादा नहीं समझ में आ रहा हमें, क्योंकि प्रश्न का स्तर थोड़ा आसान लग रहा है। बाकी 6 to 8 में संभावना है। उसांजय जी 6 to 8 में संभावना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये असीरगढ़ की विजय, असीरगढ़ की विजय उसने 1601 में की थी, और यह उसकी अंतिम विजय थी असीरगढ़, महाराष्ट्र। कहां है ये? महाराष्ट्र में था। तो सबसे यही इसकी अंतिम विजय थी। चलिए भाई, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहां करा? इबादत खाना 1575 में बनवाया था भैया। कहां बनवाया? फतेहपुर सीकरी, या इनमें से कोई नहीं? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो जो नया नगर बसाया फतेहपुर सीकरी, इसी में उसने इबादत खाने का निर्माण कराया था। बहुत बढ़िया। दिनेश पासवान जी किस कैटेगरी के हैं? एससी में। पूरी संभावना है आपकी, पूरी संभावना है। चलिए, आप लोग लेकिन जवाब नहीं दे पाते हैं आंसर का। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कौन? ठीक है, बताइए। अरे भाई, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। तो 1757 में कौन था? बताओ। भाई शाह आलम तो 58 में आया। शाह आलम तो ये 1700 लगभग 58 के बाद 59 में आता। तो ये आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय तो और बाद में। भाई अकबर द्वितीय तो और बाद में है। तो ये है, ये है ना, ये आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय का ही समय। किसका समय है? आलमगीर द्वितीय।
बिल्कुल बिल्कुल उषा संजय जी, आप डरिए नहीं, संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल सबको बताऊंगा, पहले आप इनका आंसर दे लीजिए, इनका आंसर तो दे लीजिए आप सभी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, आलमगीर द्वितीय होगा बेटा, आलमगीर द्वितीय का समय है 54 से बनता, ठीक है। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हॉलवेल, वेंसिटार्ट, क्लाइव या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर, सामान्य रूप से बताइए, सबको पता है। चलिए बताइए। अरे भाई ये कौन था? वेंसिटार्ट, वेंसिटार्ट, सीधा रटने का मामला, वेंसिटार्ट। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? भाई उधर तो माने वेंसिटार्ट गवर्नर था बंगाल में, लेकिन कंपनी का प्रभारी कौन था? ब्रिटिश कंपनी का एलिस, हॉलवेल, वेरलास्ट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पटना में ब्रिटिश कंपनी का प्रभारी किसे माना जाता? चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए, दिनेश पासवान जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। दीपिका सिंह जी ओबीसी में है 65। चलिए देखिए क्या होता है, कोशिश करते रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, है? अरे भाई जो कंपनी का कमांडर था ये वही पूछ रहे हैं, तो एलिस था। कौन था? एलिस। हॉलवेल तो गवर्नर रह चुका था, गवर्नर था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मैंने अयोध्या में जब 1857 की क्रांति का दौर चल रहा था, तो उस समय क्रांति का लीडर कौन था? खान बहादुर, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप जानते हैं मौलवी अहमदुल्ला सबसे प्रमुख में थे। कहते हैं कि कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसके सिर पर अंग्रेजों ने उस जमाने में 50,000 इनाम, 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी कि अगर कोई बता देगा कि ये क्रांतिकारी कहां है। उनके भाषा में तो आतंकवादी थे ना, हमारे लिए तो सम्माननीय है, क्रांतिकारी हैं, उनकी भाषा में आतंकवादी थे। तो सूचना देने वाले को सूचना देने वाले को 50,000 दिया जाएगा। ये कौन महान क्रांतिकारी थे जिससे अंग्रेज इतना डरे थे? तो बता दूं, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला मूल रूप से, है ना, आंध्र प्रदेश के निवासी थे। इन्हीं का यह लेबल था। इन्होंने बेगम हजरत महल को भी इन्होंने सहयोग दिया था। बेगम हजरत महल का भी सपोर्ट ये करते थे। तो ये इस प्रकार क्रांतिकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, रिपन, कर्जन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब तो नहीं हो सकता, है ना। डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। जी जी उषा संजय जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, कट ऑफ भी बताएंगे आपको, कट ऑफ भी बताएंगे, है ना, कट ऑफ भी बताएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आप मान के चलिए इसमें जो है वो 60 के आसपास है। 62 से लेकर 70 के बीच में इसकी कट ऑफ
रहनी है हमें, जहां तक लगता है। चलिए अभी आखिरी और देखते हैं, 4 सवाल और हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस पहली बार पार्टीशन कब हुआ? 1905, 7, 9 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस का विभाजन किस समय हुआ लगभग, ये प्रश्न है। तो कांग्रेस पहली बार नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल 1907 किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन, है ना? इसी में तो जूता चप्पल चले थे। सूरत अधिवेशन 1907 में विवाद हुआ नरम दल और गरम दल को लेकर। ठीक, इन्हीं दोनों में विवाद हुआ सूरत अधिवेशन में, जूता चप्पल तक चले भैया, जूता चप्पल चला। ठीक है, और अंत में फिलहाल आप सभी भी जवाब दे रहे, लेकिन आज मैं दाद देना चाहता हूं मिथिलेश सिंह जी का। मिथिलेश सिंह ने शुरू से लेकर अब तक अकेले जंग लड़ी है। अभी आप लोग एक दो लोग और जवाब देने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। शेष मैंने देखा है मिथिलेश सिंह जी, है मिथिलेश सिंह जी ने लगातार जंग लड़ी है। बाकी तो जितने भी आके देखे हिम्मत नहीं जुटा पाए कि प्रश्नों का हम जवाब दें। तो गलत सही से डरकर सभी भागे, क्योंकि मिथिलेश सिंह जी नहीं भागे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ? मुजफ्फरपुर, खुदीराम बोस से रिलेटेड मामला, 1907, 1908, 1909 या एक से अधिक तिथि या कोई नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। मुजफ्फरपुर जो खुदीराम बोस द्वारा किए गए बमकांड से रिलेटेड है, दिलेरी के कार्य से रिलेटेड है। खुदीराम बोस है, मुजफ्फरपुर कांड से कौन जुड़ा है? खुदीराम बोस। बताओ भैया, सबसे कम उम्र में फांसी का फंदा झूलने वाले। तो 1908 है ना, 1908 में मुजफ्फरपुर कांड की चर्चा होती है और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी पर लटका दिया जाता है। और देखिए, दांडी यात्रा के समय गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवी प्रतिभाग किए थे? गांधी जी के साथ कितने लोग गए? 98, 78, 87 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी इसी दौरान रघुपति राघव, राजा राम, वैष्णव जन तो तेनी कहियो, ये सब भजन रास्ते में सुनाते हुए जाया करते थे। गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी रही, लोगों को जोड़ना आता है उन्हें, बहुत बढ़िया। जिसे भी दिया 78, वेरी नाइस। 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी दांडी मार्च किए थे। नौसारी जिला, दांडी है कहां? नौसारी जिला गुजरात, है ना, यहीं पर दांडी है। गांधी जी साबरमती से चलकर, साबरमती अहमदाबाद, साबरमती से चले थे, चले 376 किलोमीटर की दूरी तय किया था। 241 मील, 241 मील माइल चले, इसे किलोमीटर बदलते तो 376 के आसपास आता है ना, की यात्रा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? बर्लिन जर्मनी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, अटलांटा अमेरिका, में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं? अटलांटा उत्तरी अमेरिका। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? लाला हरदयाल द्वारा 1913 में। किसने स्थापित किया था? लाला हरदयाल का नाम आता है, बाकी डिटेल में बहुत कुछ नाम है इसमें, है ना। ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सैन फ्रांसिस्को यूएसए। कोई दिक्कत किसी को हो? जवाब दीजिए बेटा, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था ये रहा। ठीक है, किस
तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? जिसमें चेयरमैन किसे बनाया गया था? डेट तो मैं बता ही रहा हूं। अध्यक्ष इसमें बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, पहली बैठक में अध्यक्ष थे, टेम्परेरी थे। ये 9 दिसंबर 1946। तो इस तरह से मैंने आप सभी को इस तरह से पूरे प्रश्नों का एक करेक्ट व्याख्या सहित मैंने बताया। और जी मिथिलेश जी, बिल्कुल मिथिलेश जी, आप लोग तो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, तो ये नहीं रियलाइज हो रहा कि एक एक लाइन पढ़ाया हुआ है, एक एक लाइन पढ़ाया हुआ प्रश्न आया। विश्व इतिहास को छोड़ दो तो, क्योंकि विश्व इतिहास सिलेबस में उस समय नहीं था, है ना? तो ये ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं भविष्य के एग्जाम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुआएं ये है कि आप सभी जितने लोग कंपटीटर रहे सभी का चयन हो जाए, है ना? मेरिट पर थोड़ा सा भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों का अभी जो है सब लिखते नहीं है कितने, जैसे तो अभी इसमें कम से कम 50 लोगों ने देखा भी नहीं, है ना? इसमें किसी ने अपना स्कोर नहीं बताया, 2-3 को छोड़कर। किसी ने कहा 62, किसी ने कहा 57, है ना? तो ऐसे ही 2-4 बच्चे सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहे हैं, तो इस बात का प्रतीक है कि निश्चित मेरिट कम जाएगी। तो ये हमें जो लगता है ये 60+ वाले सुरक्षित हैं, जो इसकी कट ऑफ जा सकती है, हाँ कट ऑफ, ये हमें लगता है 60+ वाले सुरक्षित है, जिनका 60 या 60। ये मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं। तो इसी रेशियो में ये मनी अनरिजर्व, UN अनरिजर्व UR की बात कर रहा हूं, UR की 60+ जाएगी। अब कितनी जाएगी एग्जैक्ट कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। अब इसी के आसपास OBC अपना सेट कर ले, और उससे नीचे जो SC है बिल्कुल बना दिया जाएगा, बिल्कुल बना दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। देखिए ध्यान से सुनिए, इस पर आप अब एग्जैक्ट की उम्मीद न करिए, है ना? क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तब मिलता है जब कम से कम जितने लोग अभी आए देखने, 50 से ऊपर की संख्या में लोग आए देखने, है ना? और कुल मिलाकर सैकड़ों की संख्या में थे लोग, लेकिन लोगों ने अपने कमेंट्स नहीं किए उनका कितना स्कोर था। यदि वो किए होते कमेंट तो उससे एनालिसिस करने में आसानी होती, हम भी आपसे डिस्कस करके ही सीखते। लेकिन हमें जो लगता है पेपर का स्टैंडर्ड इतिहास के दृष्टिकोण से बढ़िया था, है ना? और बाकी हमारी और टीम में एनालिसिस कर रही है, जनरल नॉलेज कैसा था, भाषा कैसा था, तो उस पर बताते हैं कि थोड़ा टफ था, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं 60+ वाले अनरिजर्व जितने हैं वो सुरक्षित हैं। और उसके बाद अदर की बात हो रही, ठीक है? तो दोस्तों, इस तरह आपको अगर बेहतर लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करिएगा। और इसके लिए अगर आपको किसी भी स्तर पर लगता है कि हमारे सहयोग की जरूरत है, तो ये 9628959237 इस नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं भविष्य की तैयारियों के लिए बिना विलंब किए हुए, क्योंकि एलटी की वैकेंसी आ रही बहुत जल्द। ठीक है, तो कैसा रहा सेशन? कमेंट्स प्लीज सेशन कैसा था? आप सभी ने कितना इसमें सीखा, क्या एंजॉय किया? जी उषांजन जी जुड़े तो बहुत से लोग हैं, लेकिन अभी जैसे होता नहीं है, तो लोग नोटिफिकेशन के अभाव में, कुछ लोग नेटवर्क के अभाव में नहीं जुड़ पाते, तो इसे सभी के कमेंट्स यहां दिखाई नहीं देते। ठीक है, सभी के कमेंट्स दिखाई नहीं देते। तो थैंक यू वेरी मच आपके इस कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ऐसे ही सारे लोग महसूस करेंगे।
ठीक है, थैंक यू। जल्द ही इससे जुड़ी कट ऑफ से रिलेटेड जैसे और इक्वरेट, जैसे हमने हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं जैसे जैसे मैसेज करते जाएंगे उससे जुड़ी इक्वरेट फिर से कट ऑफ बेस पर लेके आऊंगा। अभी की जो स्थिति है ऐसी ही है। मिथिलेश क्या कह रही हो? मिथिलेश कह रही सर जी ऐसा लग रहा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं टीजीटी हम लोग कुछ करेंगे। बिल्कुल करोगे भाई, कुछ क्यों, पूरा करोगे। बाहर से बनेगा कैसे पेपर? पढ़ाई हुई चीजों से ही पेपर बनेगा। इतना स्तरीय पढ़ा रहा हूं या पढ़ा चुका हूं और पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो निश्चित उनका बेहतर होगा। चलिए दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहली बार आपने वॉच किया है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लगातार जुड़ेंगी सेशन से, लगातार जुड़ेंगी क्योंकि बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले 20 वर्ष का अनुभव है और चयनित कराने और चयनित होने का भी अनुभव है। लोगों को चयनित कराया हूं, स्वयं भी चयनित हुआ हूं। ठीक है, आज मैं जॉब में रहते हुए आप सभी को गाइड कर पा रहा हूं, आप सभी की सेवा दे पा रहा हूं, तो अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप सभी का भी सहयोग में कर ले रहा हूं, क्योंकि ज्ञान जितना बांटो उतना फैलता और अपने अनुभव को जरूर शेयर करना चाहिए क्योंकि उससे अन्य लोग लाभान्वित हो सके। ठीक है भैया, चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।